जीतेगा वही जो जानता है कब लड़ना है और कब नहीं। ये सूत्र वाक्य है चीन को युद्ध कला सिखाने वाले दार्शनिक सुन त्सू का। और चीनियों को लगता है कि वो जानते हैं कि लड़ाई छेड़ने का सही वक्त क्या है। और देखिए चीन ने क्या वक्त चुना है। हिंदुस्तान की आंखें नम है। जो टपक रहा है वो आंसू नहीं खून है, गुस्सा है। सड़कों पर विरोध राग गाए जा रहे हैं। चीन में बने टीवी धड़ाधड़ टूट रहे हैं। शी जिनपिंग की तस्वीरों पर ताबड़तोड़ जूते बरसाए जा रहे हैं। पोस्टर फाड़े और जलाए जा रहे हैं। जुबान से अंगारे टपक रहे हैं। हम भारत सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि झूठ चाइना की नस नस में भरा हुआ है। एक तरफ वो बातचीत करता है, दूसरी तरफ झूठ बोलता है। ऐसी स्थिति में भारत भी अब 62 का भारत नहीं है। भारत ने पलट के जवाब 67 में दिया और अब 2020 का भारत है। 2020 के भारत को जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान ने किया है, उसी तरीके से चाइना को भी सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान जरूर करे। यही देश की और जनता और प्रदेश की मांग है। ये सब सुन और देखकर चीन क्या कर रहा है? हंस रहा है। ग्लोबल टाइम्स जैसे उसके भोंपू कार्टून बनाकर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। हमारी सरकार के बयान को अपने हक में बताने का दुष्चक्र चला रहे हैं। ये वही चीन है जिससे दोस्ती का दम भरते हुए हमारे पॉलिटिकल और मार्केट लीडर ऐलान करते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी। और अब जब एक तबका हमारे बाजारों में चीन की एंट्री बैन करने की मांग कर रहा है, तब उन्हीं में से कुछ हमें समझा रहे हैं कि भारत के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि चीन ने धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पे अधिकार जमा लिया है? चाहे वो भगवान की मूर्तियां हो, चाहे वो यार्न हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल हो, हर क्षेत्र में। और चाहे वो दीपावली के लाइट्स हों या भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हो, हर चीज़ पे उनका धीरे 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 कब्जा होता जा रहा है। और जिससे कि यहाँ के जो कुटीर और छोटे उद्योग हैं वो उनसे बहुत बड़े प्रभावित हो गए, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। पुंडरीक रत्न और उनके जैसे कई दूसरे एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में चीनी माल बिकता है पर चलता नहीं है। यानी दुकानदार खरीदार को उसके टिकने की कोई गारंटी नहीं देता। फिर भी चीन हमारे बाजार पर छाया हुआ है। बुखार की दवा से लेकर 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले मोबाइल फोन तक चीन से ही आते हैं। मार्च के आंकड़े हैं, हिंदुस्तान में स्मार्टफोन के बाजार में 73% पर चीन का कब्जा है। कभी झूला झूलकर, कभी हमारी बिछाई लाल कालीन पर चलकर चीन जब बाजार के रास्ते हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रहा था, तब भी उसने कमाई और लड़ाई का फर्क बनाया हुआ था। सालों की बात करें तो चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री रोकने की कोशिश की। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की राह में रोड़े अटकाए। डोकलाम में विवाद छेड़ा। आर्टिकल 370 हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठाया। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में निवेश के जरिए भारत को लगातार घेरने की कोशिश की। और अब उसने बिना शर्त बांग्लादेश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इन तमाम हिमाकतों के बीच चीन ने मुस्कुराते हुए हमारे साथ झूला भी झूला, नारियल पानी पीता रहा। हमारी कंपनियों में निवेश के जरिए हमारे बाजार को चालबाजियों के चक्रव्यूह में घेरता रहा। युद्ध कला के तरीकों को घोट कर पी चुके चीन ने हर कदम सोच समझकर उठाया। हम में से कई इस बात को देख और समझ रहे थे, लेकिन फिर भी चुप रह गए। लोगों के अंदर ये भी समझ में आ गया कि चाइनीज मतलब टिकाऊ नहीं, बिकाऊ है पर टिकाऊ नहीं, और कहीं न कहीं प्रकृति को भी नुकसान करते हैं। जैसे चाइनीज़ पटाखे हैं, चाइनीज़ रंग हैं, बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। पर उन्होंने मार्केट का, हिंदुस्तान के मार्केट का ऐसा अध्ययन किया कि यहाँ के ज़्यादातर लोग रिलीजियस हैं, तो उन्होंने हर क्षेत्र पे, हर क्षेत्र के लिए, हर जीवन के हर पहलू के लिए हिंदुस्तान ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। और धीरे 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 वो हमारे जीवन को प्रभावित करते गए। रणनीति बनाकर चलने की कला चीन हर क्षेत्र में दिखाता है। अरसे से उसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन कई साल पहले से चीन ने जनसंख्या पर सख्ती से रोक लगाना शुरू कर दिया। अगले कुछ सालों में भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी।
महाशक्ति का दर्जा पाने के लिए चीन ने सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, खेलों में दबदबा बनाने पर भी ध्यान दिया। ओलंपिक में उसकी कामयाबी दुनिया को हैरान करने लगी है। कारोबार में तो उसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहा ही जाता है। भारत में पकड़ बनाने के लिए उसने फूड सेलिब्रिटीज और थिंक टैंक का सहारा लिया, जो चीन के लिए माहौल बनाने में संकल्प शक्ति के साथ जुटे हुए हैं। तो क्या हम चीन की रणनीति को पलट सकते हैं? उसके कदमों के नीचे बिछी मुनाफे की कालीन खींच सकते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर महेंद्र सिंह की राय है कि इसके लिए हमें खुद से 5 सवाल करने चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ चीनी सामान का बहिष्कार करना है या चीनी सेवाओं का भी? सेवाएं मतलब बहुत सारी कंपनियां जो भारत में तमाम तरीके की सेवाएं दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे रेलवे के हों, चाहे तमाम और दूसरी इंडस्ट्रीज में हो, चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो क्या सिर्फ हमें गुड्स का यानी सामान का बहिष्कार करना है या फिर सर्विसेज का भी बहिष्कार करना है? सवाल नंबर 2, कौन करे बायकॉट? ये बड़ा अहम सवाल है। कौन करे बायकॉट? सिर्फ पब्लिक करे, सिर्फ कारोबारी करे, सिर्फ सरकार करे, या फिर हम सब मिलकर चाइना का बायकॉट करें? सवाल नंबर 3, किस हद तक यानी किस सीमा तक हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का बायकॉट करें? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप लिस्ट करेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में आपके घर में चाइनीज प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। तो आप एक लिस्ट बनाइए और ये डिसाइड कीजिए कि किस हद तक हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है। सवाल नंबर 4, क्या बायकॉट करने की स्थिति में भारत है? मौजूदा वक्त में क्या भारत ऐसी स्थिति में है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का बायकॉट कर सकता है? लाखों लोगों की नौकरियां चाइनीज कंपनीज में लगी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज ने किया हुआ है, उसमें से लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। तो क्या ऐसी मौजूदा स्थिति में भारत चाइना को बायकॉट कर सकता है? तमाम ऐसे गुड्स हैं जो भारत में प्रोड्यूस ही नहीं होती हैं, वो क्षमता ही नहीं है भारत में मैन्युफैक्चरिंग की। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो चाइना करता है, चाइनीज कंपनीज करती हैं, तो क्या इस स्थिति को देखते हुए भारत अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकता है, और इस इन्वेस्टमेंट के ना आने के बावजूद भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? इस सवाल का भी जवाब हमें तलाशना है। सवाल नंबर 5, इमोशनल होकर बहिष्कार करना है या फिर एक स्ट्रेटजी के तहत बहिष्कार करना है? इमोशन तो अभी हाई है ही, और हम भारत के लोग भावनाओं को दरकिनार करके जी ही नहीं सकते। स्वाद, सस्ती चीजों और सांस्कृतिक गलियारों के जरिए चीन हमारे घर तक घुस गया है और हमें एक के बाद एक चोट दे रहा है। दर्द सिर्फ 20 बहादुर जवानों को खोने का नहीं है। चीन से निकला चीनी कोरोना वायरस अब तक भारत के 12,900 से ज्यादा बेकसूरों की जान ले चुका है। अर्थव्यवस्था का चक्का ठप है, बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या ये चीन की दी हुई चोट नहीं है? चीन के इस कसूर के लिए पूरी दुनिया उसे कोस रही है। कई देश हर्जाना भी मांग रहे हैं, लेकिन चीन ढीठ बना हुआ है। दुस्साहस ऐसा है कि वो अमेरिका को ललकार चुका है, हांगकांग में आजादी की आवाज को कुचल रहा है, वियतनाम पर दादागिरी दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में मलेशिया को डरा रहा है। जापान और साउथ कोरिया से तो उसने पहले ही मोर्चे खोले हुए हैं और अब वो भारत को ललकार रहा है। मतलब की बात यह है कि इन तमाम देशों में भारत ही है जो चीन को हद में ला सकता है। हमें उसकी हर दुखती रग पता है। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया है, वो अक्सर चीन पर काबिज है। साउथ चाइना सी में नाजायज तरीके से पैर फैला रहा है, हांगकांग की आवाज को चल रहा है। कोरोना वायरस को छुपाने के लिए उसने अपने लोगों की आवाज भी घोंट दी। अब घर से ही उसके विरोध में आवाज उठ रही है, और ऐसी तमाम आवाजों के साथ अगर भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की बुलंद आवाज मिल गई तो चीन चुनौतियों के अनंत भंवर में फंस जाएगा। चीन को सुन सू ने युद्ध कला सिखाई है और भारत को श्री कृष्ण। याद कीजिए, भगवान बुद्ध के पहले शांति दूत श्री कृष्ण ही बने थे, लेकिन जब दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव ठुकराते हुए श्री कृष्ण को बंदी बनाने की हिमाकत करनी चाहिए तो उन्होंने महाभारत का शंखनाद कर दिया।
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में श्री कृष्ण का कथन है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सूले को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जय युगांधर, जय हिंद की सेना, जय हिंद के लोग।